हेलो नमस्ते आप सभी को। रागनी विद स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल को आप सबने देखा होगा और आप सबको पता होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली आज मैं शेरशाह सूरी का हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, जो आपका हर एक के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में तो हमेशा ही पूछा जाता है, ये शेरशाह सूरी से क्वेश्चन। और उसके बाद आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे का एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स में शेरशाह सूरी से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो शेरशाह सूरी है इसका इतिहास क्या है। तो उसको जानने से पहले आप एक चीज़ अपने माइंड में सेट कीजिए। एक तरफ आप मुग़ल को रखिए, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य, एक तरफ आप अफ़गान को रखिए, तभी जो है कहानी को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक तरफ मुग़ल था, मुग़ल में कौन कौन सा था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, आपका शाहजहाँ था, फिर औरंगज़ेब था। ये सब आपका मुग़ल का है। अफ़गान में बोलूँ तो महमूद लोदी था, उसके बाद आपका शेरशाह वगैरह आते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो हमने देखा कि बाबर भी जो है अफ़गान से लड़ा था। आपको पता है ना, अफ़गानों को हराया था 1529 में, अफ़गान को हराया था बाबर ने भी। उसका जो पुत्र था हुमायूं, वो भी आपका अफ़गान से लड़ा था, यानी कि शेरशाह सूरी से लड़ा था। चौसा का युद्ध हुआ था, आपको बड़ा मैंने बताया था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें भी जो है ये शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं को जो है भागना पड़ा था भारत से बाहर 15 साल के लिए। तो ये जो बेसिकली है सूरवंश है, भारत में जो दूसरा आपका अफ़गान वंश कहलाता है, वो आपका शेरशाह सूरी है। तो बोलोगे फिर पहला कौन था? तो ओरिजिनल जो था आपका महमूद लोदी था, वो सूरवंश मतलब महमूद लोदी था अफ़गान वंश। दूसरा है ये पूरा भारत में शेरशाह सूरी है। तो बस इतना जान गए, ये अफ़गान वंश से था, इधर मुग़ल से था। अब ये किस किस तरह से भारत की ओर बढ़ता है, कैसे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे जो शेरशाह का जन्म है, यहाँ पे देखिए कि शेरशाह का जो जन्म है बैजवाड़ा होशियारपुर में उसका जन्म हुआ था। और इसकी जो शिक्षा हुई थी ना, वो जौनपुर से शिक्षा उसने ग्रहण किया था शेरशाह सूरी। उसका बचपन का नाम बताऊं, उसका बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था उसका बचपन का नाम? फरीद था। और उसके पिताजी का नाम हसन खां था। जो लोदी के यहाँ मैंने बताया ना कि दूसरा अफ़गान था। तो पहला अफ़गान जो था ना शासक, उस लोदी के यहाँ छोटे मोटे जागीरदार पोस्ट पे उसका पिताजी काम करता था, हसन खां जो लोदी था। ठीक है, तो वहाँ पे वो काम करता था। तो जब काम करता था तो वहाँ का एक शासक था आपका बहार खां लुहानी था, उसका नाम था। यहाँ पे देख रहे होंगे बहार खां लुहानी। तो वो जो काम करता था बहार खां लुहानी के यहाँ उसके पिताजी, तो उसके जो बेटा था आपका शेरशाह सूरी, उसका हसन खां का बेटा शेरशाह सूरी, उसको ये अपने जलाल खां, ये जो बहार खां लुहानी है, वो अपने बेटा के संरक्षण के लिए उसको नियुक्ति किया था। जलाल खां के लिए वो अफ़गान का शासक, वो फरीद खां जो हसन खां का बेटा को नियुक्त किया था, यानी शेर खां को। तो एक दिन जो है जंगल में शेरशाह के द्वारा एक शेर को मारा जाता है और उसी के उपलक्ष्य में जो है उसको शेर खां की उपाधि मिलता है। किससे? बहार खां लुहानी से मिलता है। ठीक है, वो आपका वहाँ का अफ़गान वंश का शासक रहता है। इतना समझ में आ गया? शेर खां का उपाधि कौन देता है? बहार खां लुहानी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अफ़गान वंश बताया था मैंने कि उसको क्या कहता है, शेरशाह सूरी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, 1529 में आप लोगों को पता होगा ना कि ये युद्ध हुआ था आपका 15 अफ़गान का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के साथ, बाबर के साथ में। तो ये जो महमूद लोदी था ना, ये जो शेर शाह खां था, बेसिकली वो मतलब साथ तो दिया था, मुग़लों की ओर से लड़ा था, ये आपका अपना अफ़गान का ही साथ दिया था ऊपर से, बट महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया था। क्योंकि उसको लगता था शेरशाह सूरी को कि अगर ये महमूद लोदी का पतन के बाद ही जो है हम एक नेता के रूप में उभर सकते हैं पूरा अफ़गान में, ये इसके पतन के बाद ही। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से चाह रहा था कि अच्छा है उसका पतन हो जाए, हार जाएगा, उसके बाद मैं लड़ूंगा, मैं एक योद्धा कहलाऊंगा, पूरा अफ़गान पे मैं शासन करूंगा। तो अंदर ही अंदर ये भी उसके अंदर चल रहा था। हुआ ये कि ये जो बहार खां लुहानी है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अरे वही जो उसको टाइटल दिया था शेर खां का, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा होती है, दूदू बेगम नाम रहता है उस विधवा का, उसकी पत्नी से वो विवाह कर लेता है शेर खां सूरी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो दक्षिण का साम्राज्य है उसके कब्जे में आ जाता है। मरने के बाद उसे विवाह करता है उस शासक की पत्नी से, तो वैसे आधा साम्राज्य तो उसके हिस्से में आ गया। अब क्या होता है, 1500 ये जो आपका बता देती हूँ,
1539 और 1540 मैंने बताया था कि 1539 और 40 में हुमायूं के साथ चौसा का बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें मैंने बताया था ना कि वो 15 साल के लिए भाग गया था वो हुमायूं। उस वक्त वो जीत लिया था, और जीतने के बाद जो है एक सूरवंश का उदय हुआ, मतलब बहुत सारा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया था शेरशाह सूरी के बारे में। चौसा का कन्नौज का युद्ध 1539-40 में जब युद्ध जीता तो उस समय सूरवंश का जो है उदय हुआ था, ठीक है। और सूरवंश का ख़त्म जो होता है, मैंने बताया था कि 1555 में जब मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध होता है, तो सूरवंश फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये जो सूरवंश का उदय हुआ था वो चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुआ था। अब चौसा का युद्ध जब जीतता है ना, बक्सर के नाम के स्थान पे चौसा का युद्ध हुआ था, जब वो चौसा का युद्ध जो जीतता है शेरशाह सूरी, तो अपने आप को शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। कि किस नाम से उपाधि धारण करता है? चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। अब 1529 में क्या होता है कि बंगाल का जो नुसरत शाह है, तो उसको हराने के बाद खुद को हजरत आला की उपाधि धारण कर लेता है। बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, उसको हराने के बाद खुद को हजरत आला की उपाधि धारण कर लेता है। तो दो उपाधि समझ लिए। शेरशाह की उपाधि कब धारण किया था? जब चौसा का युद्ध में वो जीता था। दूसरा है 1529 में नुसरत शाह जो बंगाल के शासक को हराया था, उस वक्त वो शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, हजरत आला की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। अब ना चंदेरी का युद्ध आप सबने पढ़ा होगा, आपका मेदिनी राय के साथ में हुआ था, है ना, बाबर के साथ में हुआ था ना, उस समय भी अफगान था। तो चंदेरी के युद्ध में ये बोला था आपका शेरशाह सूरी ने, मतलब मुगलों की ओर से लड़ा था चंदेरी के युद्ध में, और उस समय एक स्टेटमेंट दिया था चंदेरी के युद्ध के समय शेरशाह सूरी द्वारा, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि कौन बोला था, किसके द्वारा बोला गया था, और ये कब बोला था? तो चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा बोला गया था, क्योंकि उस समय वो मुगलों की ओर से लड़ा था, मतलब राजपूतों को मतलब समझने के साथ दिया था। तो उसमें बोला था कि अगर भाग्य ने मेरी साथ दी तो मैं सरलता से जो है एक दिन पूरे मुगलों को भारत से जो है खदेड़ के रख दूंगा। ये शेरशाह के द्वारा दिया जाने वाला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि 1541, अब उसके बाद आगे आज चलिए 1541 में एक गखर जाति होता है, ठीक है। तो गखर जाति को एक आदिवासी जाति होता है, उसको मतलब हराने के बाद जो है वो रोहतासगढ़ का किला जीत लेता है। रोहतासगढ़ का किला बनाया था शेरशाह ने, याद रखिएगा, ठीक है। और किसको हरा के? 1541 में गखर जाति को हराने के बाद रोहतास का किला जीत लेता है, क्योंकि वो किला के लिए इसलिए लड़ाई कर रहा था ना, कि वो चाह रहा था कि हमें अपनी सीमा सुरक्षा बाउंड्री के लिए निर्माण करना चाह रहा था, इसलिए उसको गखर जाति से युद्ध करना पड़ा था, ठीक है। 1542 में मालवा भी जीत लाता है, मालवा आसानी से जीत लेता है वो, ठीक है। 43 में रायसीन को जीतता है। 43 में पूरनमल वहाँ का शासक होता है, और विश्वासघात करके जीतता है वहाँ पे वो आपका 1533 में। तो जो राजपूत की जो स्त्रियाँ होती है वो जौहर कर लेती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे आपका बच्चे मारे गए थे, बच्चे का आत्महत्या हुआ था। औरत लोग जो है जौहर कर ली थी, राजपूत की औरत लोग। तो ये जो युद्ध है ना, एक्चुअली ये पूरा शासनकाल में शेरशाह को एक कलंकित के तौर पे माना जाता है। और वहीं पे कुतुब खां नाम का एक व्यक्ति होता है, वो आत्महत्या कर लेता है, मतलब ये सब देखने के बाद कि इतना स्त्रियों को मर गई, बच्चे मारे गए, और ऊपर से विश्वासघात किया था। तो ये जो है ना कलंकित माना जाता है शेरशाह के ऊपर, ये वाला युद्ध, ठीक है। कुतुब खां ने आत्महत्या भी कर ली थी इस समय। अब 1544 में मारवाड़ का शासक होता है मालदेव। मारवाड़ का शासक में जिसे मेवाड़ कहते हैं, 1544 में वो मेवाड़ जीतता है। वहाँ का शासक मालदेव रहता है। कूटनीति से जो है कूटनीति की सहायता से मदद लेके जो है वो 1544 में मारवाड़ जीत लेता है, ठीक है। अब यहीं पे जब मारवाड़ में क्या होता है ना, मेवाड़ में जैता और कुप्पा दो राजपूत रहता है, वो बहुत बहादुरी से वीरता से लड़ता है और अफगानों को छक्का छुड़ा देता है। कौन? ये जैता और कुप्पा नाम का दो राजपूत रहता है, जो अफगानों के साथ बहुत वीरता से लड़ता है और अफगानों को छक्का छुड़ा देता है। तभी वो शेरशाह एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट ये देता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए, समझो तो पूरा भारत साम्राज्य जो है खो चुका था, मतलब लिखा है ना, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये आपका पीसीएस बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो ये जो है शेरशाह द्वारा दिया गया था कि मैं जो है एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा रेगिस्तान है, इस तरह से साम्राज्य खो चुका था, इतना समझ लीजिए। उसके बाद 1545 में आता है ये कालिंजर का
पर अंतिम आक्रमण रहता है इसका 1545 में। कालिंजर पे वो आक्रमण करता है। वहाँ का जो शासक होता है ना, कीरत सिंह रहता है। कौन रहता है शासक यहाँ पे? कीरत सिंह शासक रहता है, देख लो, कीरत सिंह 1543 में यह अंतिम आक्रमण रहता है। तो उसमें कीरत सिंह के साथ इसलिए लड़ाई होता है, कीरत सिंह से ऐसा मतलब कहा जाता है कि उसे एक जो मतलब नृत्य जो करती थी, जो जैसे अम्रपाली कैसे मतलब नृत्य करती थी, इस तरह से कोई वहाँ पे नाचती थी, गाती थी, वो मांगा था, आपका शेरशाह द्वारा मांगा गया था। कीरत सिंह ने जो है उसे इनकार कर दिया था देने में, इसी वजह से इसे युद्ध हुआ था और ये लास्ट उसका अंतिम मतलब आक्रमण था 1545। तो वो कालिंजर को जीत लेता है, ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट में क्या होता है, उक्का नाम का वो आग्नेय शस्त्र चला रहा होता है, ठीक है। उसी बीच उसका क्या होता है कि एक जो बारूद का गोला से एक मतलब टकरा जाता है और फिर आग लग जाने के कारण जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, ठीक है। वो दूसरों के लिए निर्माण कर रहा होता है, किला को घेरने के लिए, सुरक्षा के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आता है हमला करने तो वो अटैक करेंगे या फिर उसमें मर जाएगा, लेकिन अपने जाल में अपने खुद ही फंस जाता है उसमें शेरशाह सूरी। तो गोला बारूद फटने से जो उसकी मौत हो जाती है। उक्का नाम का आग्नेय शस्त्र चला रहा होता है, ठीक है, उक्का याद रखिए। अब पूछ देगा कि कौन सा आग्नेय शस्त्र चला रहा था, तो उक्का याद रखिएगा। उसके बाद जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ होती है? सासाराम में। कहाँ होती है मृत्यु? सासाराम में। उसका मकबरा है रोहतास में, सासाराम जिसे रोहतास कहते हैं, वहाँ पे उसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो लास्ट शासक कौन बनता है? उत्तराधिकारी कौन आएगा? इस्लाम शाह होगा। उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? आपका इस्लाम शाह आता है, ठीक है। अब शेरशाह, इतना तो समझ गए शेरशाह सूरी के बारे में। एक्चुअली उसकी नीयत क्या थी, वो कहाँ से आया था, क्या करता था, वो किस तरह से जो है धीरे धीरे युद्ध करते आया। तो इसीलिए पूरा भारत में उसको दूसरा अफगान वंश कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल महमूद लोदी ही थे। अब देखते हैं कि ये जो शेरशाह सूरी जो है, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में सड़क है तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बट इग्नोर करके यहाँ फोकस कीजिए। तो ये आपका शेरशाह कालीन प्रशासन था। यहाँ पे अब यहाँ पे देख लेते हैं कि शेरशाह कालीन प्रशासन कैसा था उसका। तो प्रशासन के अंदर उसको हम बताएं तो ये केंद्र प्रशासन टाइप से था। जो राजा आदेश देता था वही जो है ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं शेरशाह कालीन से प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। शेरशाह के अधीन जितने भी आपका जो वर्कर थे, जो काम करते थे, स्टाफ लोग थे, वो कहीं ना कहीं उसको आदेश को फॉलो करते थे, ठीक है। अपना मन से कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाता था, वो उसके शासक के अंदर ही कानून में रहते, दायरे में रहते थे। जो उसका स्टाफ लोग समझ लीजिए, जो भी मंत्री लोग था, तो उन्होंने मंत्री वजारत आपने पढ़ा होगा, वजारत सैन्य अर्ज, इंसा करके, ये सब कुछ वर्ड्स है। मैं एक अलग से सेशन लूँगी, उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करा दूँगी कि ये कौन सा विभाग किस लिए फेमस था। तो ये सब जो है मंत्री का कोई विभाग था जो इसने गठन किया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद उससे निम्नलिखित कार्य देख रहे थे कि क्या क्या किए थे। तो टोडरमल व्यवस्था किया था उन्होंने। क्या किया था? टोडरमल, जो आपका भू राजस्व माल गुजारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भू राजस्व माल गुजारी संबंधित है। दहसाला पद्धति भी है, पट्टा भी आपका उसी का देन है, शेरशाह सूरी का ही देन है। टोडरमल व्यवस्था किसका देन है? आपका शेरशाह सूरी का। और पट्टा जो है भी शेरशाह सूरी का ही देन है। मुद्रा, उसने मुद्रा चलाया था, रुपया चलाया था, उसने असरफी चलाया था, उसने दाम चलाया था। 3 टाइप का मुद्रा चलाया था। असरफी बोले तो सोना का चलाया था अमीर लोगों के लिए। चांदी बोले तो मीडियम, जो चांदी का जो रुपया था ना, वो चांदी का था वो। और दाम जो था वो जो गरीब था उसके लिए था, जो पित्तल का होता था। इस तरह से वो चलाया था। जब्ती प्रणाली भी उसने ही स्टार्ट किया था। शेरशाह सूरी द्वारा जो है जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया गया था। बेसिकली जो जब्ती प्रणाली था, यहाँ पे देख रहे हो आप, जब्ती प्रणाली,
ये मापने के लिए यूज़ किया जाता था। तो कृषि जो किसान लोग थे बहुत खुश थे इस जब्ती प्रणाली को लेके, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में किला एक मुहाना बनवाया था आपका शेरशाह सूरी ने। सड़कें एवं सराय का निर्माण कराया था। किस लिए कराया था? जो ये सड़कें एवं सराय का निर्माण किस लिए कराया था? तो ये जो हिंदू और मुस्लिम ठहरने के लिए एक व्यवस्था की थी, ठीक है। इसके लिए उसने क्या किया था? सड़कें एवं सराय का निर्माण कराया था। कबूलियत टैक्स, कबूलियत व्यवस्था भी शेरशाह द्वारा स्टार्ट किया जाता है। कबूलियत व्यवस्था बेसिकली क्या होता था ना कि जो जो किसान लोग थे उसको एक टैक्स देना पड़ता था। जो ज़मीन का उपजाऊ होता था ना उसके बदले टैक्स देना पड़ता था। किसको? आपको राजा को देना होता था। तो वो कबूलियत टैक्स से रिलेटेड था। पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना आपका शेरशाह सूरी द्वारा ही दिया गया है। क्या दिया गया है? पाटलिपुत्र का जो पहले पाटलिपुत्र था और जो उदयन ने आपका ट्रांसफ़र किया था पाटलिपुत्र, और उसका जो नाम दिया था वो पटना, वो आपका शेरशाह सूरी नाम दिया गया था। कलकत्ता से अमृतसर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था कौन? आपका शेरशाह सूरी ने कराया था। न्याय व्यवस्था उसका कठोर था। तभी एक लेखक है, इनका नाम है आपका अब्बास खां या कानून गो, आई थिंक अब्बास खान ने ही बताया था, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट दिया था कि इस शेरशाह सूरी के समय में कि एक सुनार जा रहा था सोने का असरफी लिए हुए एक टोकरी में, लेकिन मजाल है कि एक चोर भी उसके पास आ जाए। ऐसा बताया था कि रात में कोई सोने की टोकरी लेके जा रहा था, सोना भरा पड़ा, लेकिन मजाल है कि कोई चोर उसके पास भी चल जाए, चोरी कर ले। तो चोरी का बहुत कठोर न्याय देता था वो। तो न्याय व्यवस्था बहुत कठोर था। किसका? शेरशाह सूरी का। ये हो गया आपका कानून को। लेखपाल जमींदारी व्यवस्था जो देखता था, जमीन का नाप भी जो करता था उसको लेखपाल कहते हैं। तो ये कानून को उसके लिए आया था। अब्बास खान ने इसको शेरशाह सूरी के बारे में एक बुक लिखा है जिसका नाम है तारीख़ शेरशाह। पुस्तक अब्बास खान द्वारा लिखा गया है। किला एक मुहाने का निर्माण कराया है आपका शेरशाह ने। सैन्य टुकड़ी था इसका, मतलब 50 सैन्य का, 50 लोगों का, मतलब 50 सदस्य का, मतलब एक सैन्य का एक वो होता था आपका, मतलब जिसको कह सकते ना सेना की बंटवारा हुआ था। तो इस टाइप से 500 का एक सेना होता था, 50 का एक होता था, 300 का एक होता था। तो सैन्य टुकड़ी इसी का था, शेरशाह सूरी द्वारा। रोहतास में किला का निर्माण मैंने बताया था। रैयतवाड़ी जो कृषि से रिलेटेड व्यवस्था था शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। जयसिंह पद्मावत इसके शासनकाल में आए थे। तो ओवरऑल ये जो कृषि से रिलेटेड जितने भी चीज़ होता है ना, सबसे पहले इसने किया था शेरशाह सूरी ने। कृषि से बहुत सारी चीज़ किया था ये शेरशाह सूरी ने। अगर क्वेश्चन में कृषि से रिलेटेड आता है सबसे पहले तो ये शेरशाह सूरी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसी को फिर अप्लाई किया था अकबर ने, इसी को देख करके। तो ये रहा ओवरऑल आपका शेरशाह सूरी के बारे में। और ये जो मैंने लिखा है ये सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको बाहर से शेरशाह के बारे में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड आपके हर एक एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। एंड उसको हो सकता है कि आपको दिखे ना, तो उसको जूम करके आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और इसको लर्न करने के बाद, याद करने के बाद, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आना ही आना है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ये हमारे ऐसे 5-6 मतलब मैंने तो 3-4 बुक्स पढ़े, उसके बाद मैंने एमसीक्यू लगाया था, टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है, कुछ पीवाईक्यू का है। तो मेरा अलग अलग कॉपी बुक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इन सब को इकट्ठा एक जगह मैंने समेट के लिखा हुआ है, जो बहुत ही आपका बेनिफिट रहेगा अगर आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो। तो गाइस ये मेरा आज का जो है ये वीडियो आज का सेशन यही था शेरशाह सूरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद मैं अकबर के बारे में पढ़ाऊँगी। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।